वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम है वरुण मुदगल। अरे अरे ये एडिटर भी ना परेशान करता रहता है, इसको उधर फेंको, बहुत परेशान कर रहा है। स्वागत है सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। वेलकम अगेन टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम है वरुण और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th 2025 सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आने वाला साइंस का चैप्टर विच इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बेटा बहुत बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से आए आज तक के टॉप PYQs। यस, टॉप PYQs। देखो, हमने इस चैप्टर में बेटा काफी मेहनत करी है, हमने वन शॉट भी बनाए हैं और इस वीडियो में हमने वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए हैं जो मिनिमम 4 बार आपसे पूछे गए हैं। यस, मैंने वो क्वेश्चंस भी डाले हैं जो ज्यादा 5-5, 6-6 बार रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसा समझ लो कि बस एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक वाला मामला है ये, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो इतनी बार रिपीट हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि वो इस बार भी एग्जाम में आए। तो इसीलिए बाकी सारी वीडियोस के साथ साथ ये आखिरी वीडियो है सीबीएसई 2025 बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। बाकी सारी वीडियोस जा चुकी हैं, आप लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है, तो उनको जाओ देखो और ह्यूमन आई की ये वीडियो शांति से फुल स्क्रीन पे आराम से देखो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा ये वीडियो, ठीक है ना। और जो भाई नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं और मजा बहुत आ रहा है, तुम लोगों का प्यार भर भर के मिल रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ये चैप्टर, रिवीजन भी करते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। लेट्स डू इट। ऑल राइट, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखो जो बार बार रिपीट हो रहा है और सीबीएसई भी उसको अपने सैंपल पेपर में दे रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। बेटा इस चैप्टर में जो एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है वो क्या है, इन बीमारियों से डिफेक्ट पड़े हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, यहां से तो पूछ रहा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या फर्क है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हो तुम, ये क्या होता है, फार साइटेडनेस, और ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस। मोटा मोटा ये मतलब है मायोपिया में पास का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या बीमारी है, ये फार साइटेडनेस है, दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिखता। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। अब तुम्हें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तुम्हें ये दोनों बीमारी के पहले तो पता होना चाहिए इन दोनों में दिक्कत क्या होती है, फिर पता होना चाहिए कि इसमें इसकी रेमेडीज क्या है, और उसके साथ साथ तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों बीमारियों के बारे में बेटा ये आइडिया होना चाहिए। अभी हमसे ये पूछा नहीं है तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। अभी आगे थोड़ा डेप्थ में कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है, द डायग्राम बिलो शोज अ स्पेशल केस ऑफ द आई डिफेक्ट। ये एक आई डिफेक्ट है। देखो बेटा क्या होता है, ये रेटिना होता है तुम्हारा, ये क्या होता है, दिस इज रेटिना। अब इमेज कहां बन रही है, रेटिना से पीछे, तो इसको ऐसे याद रखो कि रेटिना से पीछे बड़ा लंबी दूर निकल गई, दूर, ये बड़ा दूर लग रहा है, बड़ा लंबा लग रहा है, तो बेटा ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में बेटा ये आगे निकल आता है, ये आगे निकल आता है। अब खुद सोचो, ये दूर चला गया, इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ गई होगी, तो हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, या आप इसको ऐसे कह लो कि पावर डिक्रीज हो जाती है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया का केस है जिसमें ये पीछे निकल गया। सो व्हाट इज दैट डिफेक्ट, तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। स्टेट वन कॉज फॉर सच डिफेक्ट, बताया ना, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से ये डिफेक्ट अराइज हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विद रीजन इफ अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज। देखो कॉन्केव लेंस कैसा होता है, देखो दो लेंस होते हैं ना, एक होता है कन्वेक्स और एक होता है बेटा कनकेव। अब कन्वेक्स लेंस देखो, इसको याद करना भी बड़ा आसान है। तो हम खुद सोचो, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, हमको क्या करना है, ये लाइट रे
पहले कन्वर्ज होनी चाहिए थी, बहुत देर में कन्वर्ज हो रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो हमको एक कन्वेक्स लेंस ही यहां पर फिट करना पड़ेगा ताकि ये इतना दूर जाके कन्वर्ज ना हो, बल्कि यहां कहीं रेटिना पे यहां कन्वर्ज हो जाए। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो कनकेव लेंस काम नहीं करेगा, बल्कि तो काम और बिगाड़ देगा। तो आपको कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और ये सारा आपको एनालिसिस पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। क्या है हमारा दूसरा सवाल? अच्छा, ये आंसर्स हैं भाई। मैंने इस बार, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, समझ में आ जाता है लेकिन लिखने में दिक्कत होती है, तो इस बार सारे आंसर्स भी लिखे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े, चलो, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन व्हाई द सन इज विजिबल फॉर फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर सनसेट। सनसेट के होने के बाद भी सूरज दिखता रहता है। कभी देखा है कि उगता हुआ और डूबते हुए सूरज को अपन ऐसे नेकेड आई से देख सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता आंखों पे, है ना। लेकिन एक बार सूरज थोड़ा ऊपर आ जाए फिर आप नहीं देख पाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भैया सिंपल सा रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। इट हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है भाई, अगर ये आपका अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अब सूरज मान लो डूब रहा है, ठीक है ना। तो मान लो सूरज यहां इधर है अभी, लेट्स से दिस इज योर सूरज। अब ये डूब रहा है, अब ये बल्कि डूब चुका है, आपके होराइजन से नीचे जा चुका है, ये दिख नहीं रहा। अब क्या होता है, इसकी जो लाइट रे होती है ना, वो जैसे ही अर्थ के, ये क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर है, जैसे ही ये रे इसके अंदर जाती है तो इस रे का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और ये लेयर कॉन्टिन्यूटी मतलब डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो मूविंग भी होती है ना, जिसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट भी थोड़ा बहुत आता है। तो खैर, ये लेयर्स जो मूविंग है और इनकी डेंसिटी चेंज हो रही है, इसकी वजह से लाइट बेंड होती है और बेंड होते होते कहीं हमारे आंखों में पड़ती है। या मान लो हमारी आंख है, तो हमको सन की जो इमेज है वो कहीं यहां दिखाई देती है। तो ये सन की रियल इमेज है, मतलब एक्चुअली में सन की एक्चुअल पोजीशन जो है, रियल इमेज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्चुअल पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन है वो बेटा कहीं नीचे हो चुके, डूब चुका है। और ये सन की कौन सी पोजीशन है, ये इसकी अपरेंट पोजीशन लग रही है ना, ये अपरेंट पोजीशन ऊपर शिफ्ट लग रहा है। अब असली में तो सूरज यहां है नहीं ना, आप तो परछाई को देख रहे हो सूरज की। तो इस वजह से ये चीज विजिबल होती है। सन हमको डूबने के बाद भी और उगने से थोड़ा सा पहले भी विजिबल रहता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। आइए देखते हैं एग्जाम में आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो दिस इज द आंसर। ओ सॉरी, थोड़ा सा आगे चलेगा। ये द सन इज विजिबल फॉर फ्यू मिनट्स इवन आफ्टर सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो, एग्जाम में ये टेक्निकल टर्म्स लिखने बहुत जरूरी है भाई, बिना इन टेक्निकल टर्म्स के चलेगा नहीं। तुम पूरी राम कहानी लिख दो, लेकिन टीचर चेक करते वक्त सिर्फ चेक करेगा अपनी आंसर की से कि क्या तुमने ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये शब्द लिखा है। अब तुम ये ना लिखो और कुछ भी एक्सप्लेन कर दो, टीचर का काम ही बढ़ रहा है। आपको ध्यान रखना है, हमको टीचर का काम बढ़ाना नहीं है। शॉर्ट क्रिस्प आंसर लिखो, बिल्कुल ऐसा भी मत लिखो कि इन्होंने पूछा और एक शब्द लिख के आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वेटेज ठीक ठाक होगी। जैसे मान लो 2 नंबर का है तो थोड़ा एक्सप्लेन करो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। द लाइट फ्रॉम द सन बेंड्स एज इट पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर मेकिंग द सन अपीयर्स अबव द होराइजन इवन आफ्टर इट हैज सेट। अब देखो ना, ये कितना बढ़िया आंसर लग रहा है ना। टेक्निकल रीजन भी दे दिया और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया, मतलब टीचर को कुछ भी नंबर काटने का मौका नहीं दिया। और अच्छा होगा अगर आप इसको डायग्राम के साथ बनाओ, एक अच्छा सा डायग्राम के साथ बना के आओ, मतलब टीचर को कोई स्कोप दो ही मत कि वो कहीं नंबर काटे। हालांकि पूछा नहीं है, बट अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आते हैं, व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार। देखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है ना। आई नो इस बार कुछ चीजें डिलीटेड भी हैं लेकिन आ जाती हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, होता क्या है, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये अपन के पास एक प्लैनेट है, ठीक है।
स्टार प्लैनेट से भी बड़े होते हैं लेकिन वो रिलेटिवली बहुत दूर होते हैं। तो बेटा कोई चीज दूर, अब ये मेरा हाथ दूर है तो तुम्हें छोटा दिख रहा है, आगे लेके आऊंगा तो हाथ ऐसा लगेगा कि बड़ा होता जा रहा है ना। तो जो चीज दूर होती है वो छोटी दिखती है। तो अब कोई वो स्टार जो भले ही इससे भी बड़ा है लेकिन वो इतना दूर है कि वो हमको देखने पे कुछ इत्तू सा दिख रहा है भाई, इत्तू सा दिख रहा है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, इस रिलेटिव पोजीशन की वजह से कि भैया ये इतने दूर और पास हैं, ये क्या है, ये प्लैनेट है जो हमसे रिलेटिवली, एक स्टार के रिलेटिवली काफी पास है, स्टार बहुत दूर है। तो यहां स्टार एक्ट कर रहा है एज पॉइंट सोर्स और ये एक्ट कर रहा है एज मल्टीपल पॉइंट सोर्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पर बहुत सारे, यहां तो लाइट का सोर्स यही है, ऐसा लग रहा है एक लाइट आ रही है एक पॉइंट से, एक बल्ब से, और यहां ऐसा लग रहा है बहुत सारे पॉइंट्स बन गए हैं जहां से बेटा लाइट आ रही है क्योंकि इतना पास है। अब होता क्या है, जैसे ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड करती है, तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इस चेंज की वजह से स्टार का ये ट्विंकलिंग इफेक्ट आता है। प्लैनेट के साथ भी ये होता है, लेकिन होता क्या है कि जब ये इसकी अपरेंट पोजीशन चेंज हो रही है तो इसकी नहीं हो रही, फिर इसकी हो रही है तो इसकी नहीं हो रही, जब इसकी हो रही है तो इसकी नहीं हो रही। तो ये एक तरीके से ऐसा है, बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब्स हैं जो जल रहे हैं बुझ रहे हैं, जल रहे हैं बुझ रहे हैं, तो दूर से देखने पे हमको ये कांस्टेंट दिखाई देता है। तुम्हारे बल्ब कह रहा हूं, तुम्हारे घर में जो एलईडी है उसमें अगर, अब वो एलईडी बल्ब जो है वो एक्चुअली एक एलईडी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी हैं। अब एक एलईडी बंद भी हो जाए, खराब भी हो जाए, तो तुम्हें बाहर पता नहीं चलता है ना। वैसे ही यहां पर इनके रिलेटिव डिस्टेंस की वजह से ये इनका ट्विंकलिंग इफेक्ट यहां कैंसल आउट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, लेकिन इसका नहीं हो पाता क्योंकि इतना दूर है कि ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर? क्या ये बात समझ आई? आइए देखते हैं इस रीजन को जो मैंने अभी समझाया इसको एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन से लाइन उठाइए, दैट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स बिकॉज दे आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड एक्ट एज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज द राइट टर्म, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। या अगर आप एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट नहीं लिखना चाहते तो आप जो रिलेटिव डिस्टेंस मैंने बताया कि प्लैनेट्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स, आप ये भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, द मल्टीपल सोर्स रेज ऑफ लाइट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ प्लैनेट सरफेस नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टोल्ड। मैंने यही आपको बताया था कि यहां पर इसी रीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो बेंडिंग है, दैट इफेक्ट गॉट कैंसल्ड आउट। इस वजह से आपको बहुत सारे पॉइंट सोर्स का ट्विंकलिंग इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और प्लैनेट अपन ऐसा देखते हैं, बिल्कुल स्थिर, मेकिंग द लाइट स्टेडी। सो दैट इज हाउ यू राइट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये सारे क्वेश्चन 4 बार, मिनिमम 4 बार तो रिपीट हुए हैं, कुछ बीच में ऐसे क्वेश्चन भी है जो 5 से 6 बार आए हैं, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती मत करना। किसी क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब है अपने चांसेस साइंस में टॉप करने के खुद ही छोड़ देना। अगर तुम ये सब वीडियोस भी अच्छे से देख लो ना, जो मैं करवा रहा हूँ, जो ये सीरीज चल रही है हमारी, वन शॉट सीरीज पहले चलाई थी हमने और उसके बाद हम ये PYQ सीरीज लेके आए हैं। अगर तुम सिर्फ ये भी देख लो तो गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में फिजिक्स में तुम्हारा कोई हाथ भी नहीं पकड़ पाएगा, इतना लेवल बढ़ जाएगा। वन शॉट बहुत डेप्थ में एनिमेशन के साथ समझाए हैं सारे, और इस चैप्टर के तो बहुत मजेदार वन शॉट डले हैं ना। ह्यूमन आई का बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, आंख निकाल के बकायदा वो बलून वाले एग्जाम्पल से सब कुछ समझाया है, ठीक है। तो देखना, अगर जिसने वो नहीं देखा तो जाओ और देखो, और बाकी इस वीडियो के साथ तो बने रहते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। what is meant by least distant of distinct vision? ना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है भाई ये? भैया हमारी आंख कितनी पास एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर बिना आई पे स्ट्रेन पड़े हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। कैपिटल D से इसको डिनोट करते हैं और ये होता है बेटा
25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द नॉर्मल आई? इट इज 25 सेंटीमीटर। अब भाई तुम्हारी आँखियाँ बड़ी है, तुम यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन अपन एक एवरेज डिस्टेंस लेके चलेंगे ना। अभी तो यंग एज में आई पे स्ट्रेन जितना डालना है तुम डाल सकते हो, लेकिन इतना ही स्ट्रेन डालते गए, इतनी पास रख के चीज़ देखते गए तो फिर चश्मा लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आइए आंसर देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन, और ये कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आओ, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। व्हाई इज द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर? अब देखो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जा भी रहा है। सीबीएसई 4-4, 5-5 बार इसको रिपीट कर रहा है। क्यों लाल रंग होता है? तो इसके लिए आपको पहले तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको जो लाइट है, जिसको आप विबग्योर भी कहते हो, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही तो होता है ना? यही होता है या नहीं? बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ कि विबग्योर हमने सही बताया या नहीं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब एक चीज का आप ध्यान रखो, एक पैटर्न ध्यान रखो कि जब आप यहां से इस तरफ बढ़ते हो तो बेटा जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और याद रखो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतना लाइट कम बेंड होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? देखो आगे जाके पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 12th में करवाया जाता है, जिसमें हम एनर्जी के बारे में भी काफी बात करते हैं। इस तरफ जाते हो तो एनर्जी आपकी डिक्रीज होगी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार सीबीएसई एक नए लेवल पे पेपर बनाएगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इस तरफ फ्रीक्वेंसी बेटा ये भी डिक्रीज होती है। ठीक है ना? ये भी डिक्रीज होती है। और जैसे मैंने बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप बोल सकते हो कि बेंडिंग ऑफ लाइट भी ये भी इस तरफ डिक्रीज होगा। ठीक है, हालांकि ये रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। ये सिर्फ ये टेबल आपको पता है, ये कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, लाल रंग की वेवलेंथ क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। मतलब लाल रंग बिना बेंड हुए दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। समझे? इस वजह से डेंजर सिग्नल लाल रंग से बनाया जाता है, ताकि दूर तक दिखाई दे जाए कि डेंजर है, डेंजर, इधर नहीं आना। समझे इस चीज को? ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो रेड हैज दी लॉन्गेस्ट, क्या कह रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग विजिबल कलर्स, सो it undergoes the least scattering by air particles. ठीक है, this allow it to travel through long distance या longer distance. ठीक है, समझ आ रहा है भाई? मजा आ रहा है? तो यहां पर आके हमारे 5 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। इन क्वेश्चंस के आने की हाई पॉसिबिलिटी है, मिनिमम 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और उन क्वेश्चनों पे आ रहे हैं जो 4 या 4 से ज्यादा यानी 5 बार रिपीट हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। ठीक है ना? अभी तक सारे 4 वाले क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन नया है, सीबीएसई ने दिया था, बहुत सिंपल सा है। इसको मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यस, मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। आपसे पूछ रहा है द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन द स्काई। हाँ, नेचुरल स्पेक्ट्रम यही तो है रेनबो, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट है स्काई में। रीजन क्यों क्या दे रहा है ये रेनबो का? द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। सूरज होना चाहिए स्काई में, और वाटर ड्रॉपलेट्स भी होने चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर? इसका आंसर मैं फटाफट स्किप करूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसका आंसर देखो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें क्या लगता है इस एजर्शन रीजन का। ये सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स में दे रखा है। लेट्स सी कौन पहले बताएगा। ये तुम्हारे लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। तो 6th का आंसर मैं शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है ना? देखते हैं कौन महारथी है, क्या देता है आंसर, कितने बच्चों का सही आता है। तुम्हें अब तुम्हारी तैयारी भी पता चलेगी। सही आंसर तो मैं इसका दूंगा बाद में। यहाँ देखो, एक्सप्लेन व्हाई द स्टार्स अपीयर हाई इन द स्काई। सेम रीजन। स्टार्स, चाहे अभी आपने सूरज का देखा, वैसे स्टार का भी यही होता है कि एक्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन में चेंज हो जाता है। ये अगर अर्थ है और हम यहाँ अर्थ पे खड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो होता क्या है कि स्टार अगर यहाँ पर है ना, मान लो ये स्टार है
तो स्टार की लाइट जैसे ही अर्थ में एंटर होती है तो वो कॉन्टिन्यूस बेंड होती है। तो वो कॉन्टिन्यूस बेंड होते होते होते, एक मिनट, तो वो कॉन्टिन्यूस बेंड होती है, मान लो इस पॉइंट से घुस गई तो ये कॉन्टिन्यूस बेंड होती जाती है, और बेंड होते हुए जब घुसती है तो हमको लगता है कि स्टार कहीं यहां है। तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, एंड दिस इज द अपरेंट पोजीशन। तो हमेशा एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर हायर दिखता है हमको कोई भी स्टार। मतलब अगर तुम धरती पे स्टार की पोजीशन को लॉक करो और एक रॉकेट से जाओ तो जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे वहां कुछ नहीं मिलेगा, स्टार वहां है ही नहीं, भ्रम है, धोखा है। ठीक है ना? आइए, तो ये सिंपल सा आंसर है। देखो क्या कह रहा है, द लाइट फ्रॉम द स्टार अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एज इट passes through the layers of the earth's atmosphere with varying densities। मैंने बताया था ना, डेंसिटी वेरी करती है। ऊपर ठंडी हवा रहती है, नीचे गर्म हवा रहती है। ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा रहती है और गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल मेकिंग द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल पोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रेसबायोपिया? बेटा प्रेसबायोपिया क्या होता है बताइए। प्रेसबायोपिया, इसको हम ओल्ड एज हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं भाई। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है याद है? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? फार साइटेडनेस, मतलब दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिखता। तो ओल्ड एज होते होते पास का दिखना बंद हो जाता है ना? तो ये ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और यूजुअली प्रेसबायोपिया में दोनों ही दिक्कत रहती है, पास का भी दिखना बंद होता है और दूर के देखने में भी थोड़ा सा ब्लरनेस आती है। ठीक है, तो अब दोनों ही दिक्कत है, तो इसको कैसे, रेमेडी क्या है, हाउ इट कैन बी करेक्टेड, पूछा ही है। बट प्रेसबायोपिया बता दो और इसकी रेमेडी बता दो। तो प्रेसबायोपिया यही है कि भैया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, मेनली पास का दिखना, नेचुरल वीकनिंग ऑफ जो सीलियरी मसल्स है उसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। और इसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो? एक बायफोकल लेंस यूज करके। कैसा? बायफोकल लेंस, एक ऐसा चश्मा जिसमें दोनों लेंस हों, ऊपर नीचे दोनों लेंस हो, कनकेव और कन्वेक्स। इसकी वजह से आप इस प्रेसबायोपिया से निजात पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज एन एज रिलेटेड कंडीशन वेयर द आई लेंस लूजेस इलास्टिसिटी। आई लेंस की इलास्टिसिटी जो है वो लूज हो जाती है, रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू फोकस। जो सीलियरी मसल्स है वो लेंस को ऐसे खींचते और दबाते रहते हैं ना, खींचते दबाते रहते हैं, तो समय के साथ साथ ये वीक हो जाते हैं, तो इतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते फोकल लेंथ। तो ये नेचुरली बुढ़ापे में हो जाता है सबके साथ। ठीक है, और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस से आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा स्टेट द डिफेक्ट ऑफ विजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। दो कॉज बता दो और इसको कैसे ठीक कर सकते हो ये भी बता दो। बेटा ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई है। तो ये किसका केस है? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन हमने बता दिया। गिव रीजन रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भैया जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है, या ये देखो कॉज में भी पूछ सकता है। तो रीजन क्या है? फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, फोकल लेंथ, या आप बोल सकते हो पावर इसमें डिक्रीज हो जाती है, आपकी पावर। और आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो? आपको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, आप कन्वेक्स लेंस को यूज करके डायरेक्ट इसको कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये लाइट प्रॉपर रेटिना पे आ जाए। इसको मैंने बहुत डेप्थ में बताया है वन शॉट वीडियोस में। तो वन शॉट वीडियो में पावर ऑफ अकोमोडेशन से ही समझाना स्टार्ट करा इन सब चीज़ों को, तो इसको देख लेना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया का केस था, रीजन दे रखा है कि इमेज रेटिना के पीछे है। जब भी यहाँ पीछे बनती है तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, आगे बनती है तो मायोपिया होता है। रीजन दो दे रखे हैं कि देखिए फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई है या पावर घट गई है। दूसरा इसने ये कह दिया कि आई बॉल जो है वो बहुत मतलब थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, ताकि उसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है, तभी तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। और तीसरा ये कन्वेक्स लेंस लगा के आप इसको
करेक्ट कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे बार बार रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है इस बार मायोपिक आई का आने के चांसेस ज़्यादा है, कोई मायोपिक आई भी दे दे टीचर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पे आइए। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, लेकिन कुछ भी दम नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज, भाई बताओ इमेज कहाँ बनती है आँख के, भैया मेरे ख्याल से तो रेटिना पे बनती है। डी इज द करेक्ट आंसर। सो रेटिना इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, डिफाइन द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। क्या होता है, अभी मैंने बताया ना पावर ऑफ अकोमोडेशन, वन शॉट में है, दे रखा है, फिर भी बता देते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन कुछ नहीं बेटा, जो ह्यूमन आई होती है ना, उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी होती है कि वो फोकल लेंथ को कितना बढ़िया से चेंज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस में ला सके। ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ह्यूमन आई की वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि वो फोकल लेंथ को कितने अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती है ना। जैसे अभी मैं पास की चीज़ को देख रहा हूँ, अब जैसे मैंने हाथ को देखा तो मैं एकदम से पढ़ते पढ़ते एकदम से अपना हाथ बीच में ले और देखो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना हाथ क्लियर होने में, तो वो तुम्हारी आँख कैमरे की तरह फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, और फिर एकदम से दूर देखोगे तो फिर उसको फोकस में लाती है ना। फिर इससे पीछे देखोगे तो वो जो ब्लरी इफेक्ट नहीं दिखता कभी कभार, जैसे अगर तुम फोन को आगे रख के देखो तो पीछे का थोड़ा सा ब्लर दिखेगा तुम्हें, पीछे का, और फिर जब पीछे पे ध्यान से देखोगे तो फोन ब्लर दिखेगा। तो ये क्या है, यही तो है पावर ऑफ एकोमोडेशन, कि आई लेंस कितना बढ़िया से फोकस कर पा रही है चीजों को। तो दिस इज व्हाट पावर ऑफ एकोमोडेशन इज। ये क्या कह रहा है, इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। तो दैट इज हाउ यू राइट द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें कुछ भी नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप अभी तक तुम्हें समझ आ रहा होगा, बहुत इजी पीजी क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा दम नहीं है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस की तुम्हें बार बार बेटा प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। भाई ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, क्योंकि बार बार आ रहा है, तो तुम्हें पूरा ह्यूमन आई का डायग्राम याद होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं इस डायग्राम को याद करना मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इसको एक सीक्वेंस की तरह अगर याद करोगे ना बेटा, सीक्वेंस की तरह, तो तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तुम इसको, दिक्कत यह है कि इसका रेक्टिफिकेशन मत करो, तुम इसको सीक्वेंस की तरह याद करो, देखो तुम्हें ये बढ़िया से याद हो जाएगा, बढ़िया से। तो डायग्राम में है क्या, जरा ध्यान से देखो, डायग्राम में है क्या, मोटा मोटा देखो। सबसे पहला तो लाइट आएगी, तो जो पहली सेंसिटिव प्लेट होती है, या वो हिस्सा आंख का जहां पर जो स्क्लेरा के आगे होता है, वो हिस्सा जहां पर सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, वो होता है बेटा कॉर्निया। सबसे पहले कॉर्निया होता है। अब कॉर्निया के बाद जो खाली स्पेस होता है ना, उस खाली स्पेस में हमारे पास आंख में से पानी निकलता है ना, कभी कभार पानी निकल रहा है, पानी, वाटर एक्वा, यानी हमारे पास होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, ये सेकंड पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहां बताओ क्या होता है, यहां बताओ क्या होता है, इसको बताओ क्या कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि दो चीजों ने दो विंडो आ रखी है, विंडो है, विंडो ने बंद कर रखा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आइरिस, है ना। ये क्या होती है, खिड़की होती है कि कितनी लाइट आएगी या जाएगी। तो ये खिड़की करती क्या है, ये खिड़की कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती रहती है, और ये जो छेद है इसको बड़ा या छोटा करती रहती है। अब इस छेद का भी कुछ नाम होगा इसका, फोर्थ, इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल कहते हैं भाई इसको, प्यूपिल अगर छोटा है तो कम लाइट एंटर हो रही है, प्यूपिल अगर बड़ा है तो ज़्यादा लाइट एंटर हो रही है। अंधेरे में इसका साइज बढ़ जाता है और तेज रोशनी में इसका साइज कम हो जाता है ना। ऐसा नहीं होता एकदम चांद का सा लगता है, अरे भाई बाहर आ गए, बहुत तेज रोशनी है, तो ये प्यूपिल है। तो 4 पार्ट यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है 5वां पार्ट सीलियरी सीलियरी मसल्स। क्या करते हैं सीलियरी मसल्स, कुछ नहीं भैया, ये एक तरीके से लेंस को पकड़े हुए हैं, जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है आंख का, उसको पकड़े हुए हैं, और उसको पकड़ के खींचते रहते हैं, पतला करते रहते हैं। खींचते मतलब पतला करेंगे दबाएंगे, पतला करेंगे दबाएंगे, तो ये काम होता है सीलियरी मसल्स का। और सीलियरी मसल्स ने किसको पकड़ा हुआ है, ये हमारे पास 6th पार्ट क्रिस्टलाइन लेंस,
लेंस को बेटा पकड़ा हुआ है इन्होंने, सीलियरी मसल्स ने। उसके बाद ये खाली स्पेस आप देख रहे हो, दिस इज 7th। ये क्या होता है? ये होता है बेटा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है बेटा? विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर हमारी आंख को ये स्फेरिकल शेप देता है। अगर ये ना हो तो पिचक जाएगी आंख, आई बॉल पिचक जाएगा। तो विट्रस ह्यूमर ये स्फेरिकल शेप देता है। ऐसे पूछ सकता है एक्वस ह्यूमर क्या करता है? अरे आंख पे यहाँ पर विट्रस ह्यूमर भरा पड़ा है तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा ना, तो एक्वस ह्यूमर इस प्रेशर को बैलेंस आउट करता है और फॉरेन एलिमेंट से भी बचाता है। जो धूल आंधी है वो एक्वस ह्यूमर में चिपक जाते हैं और सुबह एक्वस ह्यूमर उसको बाहर कर देता है, कोनों पे फेंक देता है, ठीक है ना। तो ये होता है विट्रस ह्यूमर। अब इसके बाद आखिरी कौन सा बचा? आखिरी मतलब सेकंड लास्ट, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है रेटिना, है ना। फोटो सेंसिटिव एक तरीके से मेम्ब्रेन होती है जहां पर बढ़िया से रियल इन्वर्टेड पिक्चर बनती है। और कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। रेटिना के भी दो पार्ट्स होते हैं, क्या? कोन्स और रॉड्स। रॉड्स क्या काम करता है? जो डार्क चीजें हैं ना उनको दिखाने में हेल्प करता है। कोन्स जो कलरफुल चीजें हैं, ब्राइट चीजें हैं, उनको दिखाने में हेल्प करता है। तो ये कोन्स और रॉड्स फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो इस मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। और एंड में पीछे क्या होता है? पीछे क्या होता है? ये क्या होता है? यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होती है। ये क्या करती है? ये इलेक्ट्रिकल फोन्स, जो कोन्स और रॉड्स हैं, ये फोटोसेंसिटिव सेल हैं। ये लाइट सिग्नल को पकड़ते हैं और इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होता है दिमाग में, समझे। तो ऐसे ये पूरा का पूरा कैमरा काम करता है। इस प्रोसेस को ऐसे याद कर लो, डायग्राम बन गया, सारी चीजें बन गई। अगर कुछ समझना है तो ये सारा पूरा डेप्थ में दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है तुम्हारी वेटेज पे। अगर अच्छे वेटेज का है तो सारा कुछ लिखो, अच्छे से बताओ उस चीजें, डायग्राम साफ बनाओ। और अगर नहीं है, बहुत बेसिक चीज पूछी है, सिर्फ डायग्राम पूछा हुआ है, तो आप सिर्फ डायग्राम बनाइए। अगर वो एक्सप्लेन करने को नहीं कह रहा तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्द हम आने वाले हैं 13th क्वेश्चन पे, जो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसमें आधे से ज्यादा स्कूलों ने गलत पढ़ा रखा है, आधे से ज्यादा स्कूलों ने। देखो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत ये है, पहले तो गलती क्या है वो बताता हूं। पहले तो रेनबो फॉर्म कैसे होता है भैया? ये बूंद है, देखो प्रोसेस समझो, 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस, लाइट एंटर करी, एंटर करते के साथ ही लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रही है और डिस्पर्स भी हो रही है। तो सबसे पहले तो हो रहा है लाइट का डिस्पर्जन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि लाइट का डिस्पर्जन हुआ। तो लाइट 7 रंगों में बटती है ना, बट जाती है। तो यहाँ पे लाइट बट गई। अब बटने के बाद जब लाइट यहां पहुंचती है तो यहां लाइट का होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, गलती यहीं आती है बेटा। टीचर्स इसको बता देते हैं कि ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं इसको। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई। ये गलत है, TIR यहां नहीं होता बेटा बिल्कुल भी। NCERT देखो, NCERT कभी नहीं बोलती कि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और हो भी नहीं सकता। इसको मैंने बहुत डेप्थ में स्पेशल केस करवाया है। मैं कोशिश करूंगा इसका यहाँ पर लिंक डाल दूं, तुम देखना, वरना वन शॉट में देखना। इसको बहुत डेप्थ में समझाया है, तो जरूर देखो वहां जाकर। यहाँ पे सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, TIR नहीं होता। तो डिस्पर्जन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और इसके बाद तो ये बाहर निकलती है, बाहर निकल के यहाँ हो जाता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो ये प्रोसेस है जो पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको बढ़िया से ऐसे लिख सकते हैं। रेनबो फॉर्म्स ड्यू टू द डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। The sunlight first enters the droplet, undergo dispersion and diffraction, and breaks into different colors. As I said, it is then undergoes internal reflection and refracts again while coming out of the water droplet, forming a circular pattern in the sky. अभी आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों ऐसा कर्व्ड पैटर्न दिखता है। हालांकि इसको मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस जो हम चलाते हैं हम वहाँ समझा पाएँ, बच्चों को बता पाएँ। बट आपसे CBSE ये नहीं पूछेगा ये कर्व्ड ही क्यों होता है ना। सोचने वाली बात है, कर्व्ड ही क्यों होता है ना। अरे जो रेनबो तुम्हें दिखता है, तुमको कुछ अलग रेनबो दिख रहा है, तुम्हारे दोस्त को कुछ अलग दिख रहा है, दोनों कभी सेम रेनबो को नहीं देखते। जितना बंदा रेनबो को देख रहा है अलग अलग पोजीशन पे, उतने रेनबो बन रहे हैं, लेकिन सबको लगता है एक ही रेनबो बन रहा है। अरे फिजिक्स बहुत कमाल की चीज है, समझाऊंगा इसको। आओ ना क्लास में, कभी ऑफलाइन क्लास में आओ, तुम्हें आंसर मिलेगा। 14 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। दूर तक कहां तक देख सकते हो भाई?
हम तो सर इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, जहाँ देख पाएं, रात को लेट जाते हैं और देखते रहते हैं। तो ये क्या है, तो ये इन्फिनिटी तक देख सकते हो। व्हाट हैपेंड इफ इट शिफ्ट्स क्लोज, बताओ। दूर का तुम्हारा पॉइंट पास आ गया, मतलब अब दूर तक नहीं देख पा रहे, यानी नियर साइटेडनेस, मतलब मायोपिक आई के शिकार हो गए हो तुम। तो ये तो मायोपिक आई हो जाएगी, है ना। देखो ये असेसमेंट वाले क्वेश्चन आते रहेंगे। फार साइड क्या फार पॉइंट है, इन्फिनिटी होता है। अगर वो पहले शिफ्ट हो जाए तो आप दूर तक नहीं देख पाओगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर दूर तक नहीं देख पाओगे तो ये तो मायोपिक आई का केस बन गया, ठीक है ना। तो इसका ध्यान देना। नेक्स्ट, दिस इज द आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। मात्र 3 क्वेश्चन और उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सीलियरी मसल्स इन द ह्यूमन आई। अरे सीलियरी मसल जो होती है वो बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़े होती है और उसको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती रहती है, ताकि आप फोकल लेंथ, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने पे फोकल लेंथ जो है वो चेंज होती है ना उसके। तो बस वही काम होता है इसका। इसको मैंने स्पेशली एक एनिमेशन से, एक बबल कह रहा हूँ, एक बलून से समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, कि कैसे वो दबाती है और छोड़ती है। अगर तुम कोशिश करो, चैनल पे जाओ और देखो, तुम्हें बहुत बढ़िया इंसाइट मिलेगा उस पर। मतलब पूरा प्रोसेस बताया कि सीलियरी मसल्स क्या करते हैं। तो यही है, ये साइज को कंट्रोल करते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस के जो साइज है सीलियरी मसल हेल्प्स द चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस, ताकि फोकल लेंथ चेंज हो सके। दूर के ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये लेंस, मतलब जो सीलियरी मसल्स है वो रिलैक्स रहती हैं। अब ये सोचने वाली बात है, देखो कभी देखो दूर की चीजों को देखने पे तुम्हारी आंख में स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, देखते रहो, रात को चांद को देखते रहो, देख लो 2 घंटे 3 घंटे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2-3 घंटे अगर किताब पढ़ लोगे तो तुम्हें लगता है कि यार बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, आंख मसलने लग जाती है, दिक्कत होती है ना। तो ये क्यों होती है? क्योंकि सीलियरी मसल्स जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मतलब देख रहे होते हो तो सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहती है। जब कोई चीज रिलैक्स है तो मेहनत नहीं हो रही, आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए सीलियरी मसल्स, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए कोई वहां पे दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब पास के कोई ऑब्जेक्ट को देखते हो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से ये दिक्कत है कि तुम थक भी जाते हो, आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। तो ये इसका सिंपल सा रीजन है और एक्सप्लेनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, व्हाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? जब भी आप व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में मारते हो, व्हाइट लाइट मारना है, तो ये देखा गया कि व्हाइट लाइट देखो रेयरर से डेंसर, तो रेयरर से डेंसर है तो बेटा ये नॉर्मल है, तो ये जाना चाहती थी लाइट कहीं ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे झुक जाएगी, ये ऐसे झुक जाएगी। अब डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, ये नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल। अब ये कहाँ जाना चाहती है? ये जाना चाहती थी सीधा, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे जाती है। अब ऐसे, ये तो व्हाइट लाइट का बताया, लेकिन असली में जब इसको मारोगे तो ये जैसे ही इसमें घुसेगी वैसे ही ये 7 शेड्स ऑफ विबग्योर, विबग्योर के 7 शेड, 7 को कभी कभार किताबों में 7 रंग लिखा होता है, असली में 7 रंग नहीं होते, बहुत सारे शेड होते हैं, बट दूर से देखने पे तुम्हें ये ऐसा लगता है कि सिर्फ 7 ही रंग है ना। अरे होता है ना, बेबी पिंक है या कौन सा पिंक है, वो पिंक भी तो बहुत तरीके के होते हैं, तो वो ऐसा रहता है। तो तुमको बेसिकली 7 रंग बोल सकते हो मोटा मोटा, कि तुम्हें 7 रंगों में मिलता है। तो ये 7 रंगों में बट जाना ही डिस्पर्जन कहलाता है। अब इसका एक्चुअल रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। देखो 10वीं में तुम सिंपल इसको ऐसे बता सकते हो, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, वायलेट की जो वेवलेंथ है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से वायलेट सबसे ज्यादा बेंड कर जाता है और रेड कम बेंड करता है। इसलिए रेड कम बेंड करा और बाकी ये सारे अलग अलग बेंडिंग कर गए, तो लाइट एक में से अलग हो गई, 7 रंग में बट गए। ये इसका सिंपल सा रीजन है जो आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे इसको। दैट इज हाउ यू राइट इट। डिस्पर्जन ऑकर्स व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism and splits into constituent colors विबग्योर।
दिस हैपन्स बिकॉज रीजन दे रखा है, देखो वेवलेंथ का रीजन दे दिया, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अगर वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो उसकी वजह से बेंडिंग भी अलग अलग होगी, तो बढ़ जाएगी। समझ गए? अरे 7 बच्चे भाग रहे हैं एक साथ मिल गए, उनमें से सामने किसी ने देख लिया हाथी खड़ा है, अब डर गए उसको देख के हाथी आ रहा है, तो कुछ हैं जो तभी भाग लेंगे, कुछ थोड़ी देर में भागेंगे, कुछ हैं जो देख लेंगे हाथी को भी, है ना। तो ये अलग अलग जो फिनोमेना है इसकी वजह से बट जाएंगे ना सब। यही एक सिनेरियो है जो यहाँ पर मिलता है, एग्जाम में आया, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट, टेक द स्क्रीनशॉट राइट अवे। ठीक है भाई, सीरीज खत्म होने के कगार पे आ रही है। 16th क्वेश्चन हो चुका है। 17th क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू? बेटा बहुत बार पूछा जा चुका है, एटलीस्ट 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 5 बार। क्या पूछ रहा है कि आसमान नीला क्यों दिखता है भी ना गाना, आसमान है नीला क्यों। देखना कभी मूवी आई थी रॉक ऑन फरहान अख्तर की, जब मतलब बढ़िया मूवी थी, उसमें फरहान अख्तर सारे फिजिक्स के सवाल पूछता है कि आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन। हमने बोला आ जाओ फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे बता देते हैं सारी चीजें। देखो, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू? आसमान नीला क्यों दिखता है? आसमान इसलिए नीला दिखता है बेटा क्योंकि जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो लाइट का रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स करती है, 7 रंगों में बट जाती है। अब जब 7 रंगों में बटती है तो वायलेट्स की बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये सबसे ज्यादा फैलू है, फैलता है ये सबसे ज्यादा। रेड तो बढ़िया है ना, दूर तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा फैलता है, बहुत तगड़े लेवल पे स्कैटर करता है ये नीला रंग। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं इसको, क्यों? क्योंकि फैल जाता है हर जगह पे बेंड हो गया, फैल गया। इस वजह से पूरा आसमान इसने नीला कर दिया। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक होता है सूरज का, कि सनसेट या सनराइज के टाइम पे सूरज लाल क्यों दिखता है, बट वो इस बार डिलीटेड है, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आइए इसका आंसर देखते हैं। वही देखो, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय एटमॉस्फेयर पार्टिकल, ब्लू लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। अब यहां पर तुम कुछ भी लिख दो, लेकिन अगर तुम ये शॉर्टर वेवलेंथ नहीं लिख रहे हो ना, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर काटेगा, क्योंकि उसको एग्जामिनर को तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है चीजें, और टेक्निकल टर्म्स जरूर लिखने हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, जैसे अभी मान लो सिर्फ इसी वीडियो को देख के चले गए, अब मैं तुम्हें डेप्थ एनालिसिस भी बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी ऊपर से बता रहा हूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में घुस के थोड़ी बता रहा हूं। उसके लिए अपन ने 1 शॉट बना रखे हैं, तो तुम्हारा 1 शॉट देखना बहुत जरूरी है, ताकि तुम इन टेक्निकल टर्म्स से अवेयर हो जाओ। और ऊपर से तो हम रीजन समझा ही रहे हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करवाते हुए, ताकि तुम्हें रीजन भी पता चले, समझे? तो इस चीज का ध्यान रखो। ये जो टर्म्स है स्कैटरिंग, वेवलेंथ, ये सारे तुम्हें तुम्हारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, तभी जाके टीचर पढ़ेगा भी नहीं पूरा आंसर, यार इसकी गारंटी दे रहा हूँ। टीचर बार बार इतने सारे पेपर चेक करने, और क्या पैसे मिल रहे हैं टीचर को, ये पर कॉपी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, तो वो क्या तुम्हारा पूरा डेप्थ एनालिसिस करेगा? उसको कुछ टर्म्स देखने, एक बार वो रीड मारेगा, उसको ये टर्म्स दिख जाते हैं, ही सेटिस्फाइड, पूरा टिक करके नंबर दे के आगे बढ़ेगा। तो तुमको यही ध्यान रखना है, टीचर का काम आसान करना है। ठीक है बेटा, आइए मेरे ख्याल से आने वाला है आखिरी क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन। वाई डू स्टार्स ट्विंकल? अरे बाप रे भाई, ये क्वेश्चन चेक करना 6 बार, 6 टाइम्स, 6 बार रिपीट हुआ है बेटा, बार रिपीट हुआ है कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। अब इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इसको मैंने अभी एक्सप्लेन करा है। जो स्टार्स हैं वो उनकी लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करती है, जिसकी वजह से जैसे ही ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, तो एंटर होते के साथ ही इसका कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टार की एक्चुअल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में लगातार चेंज आता रहता है, और इस कॉन्टिन्यूस चेंज की वजह से हमको स्टार ट्विंकल ट्विंकल करता दिखता है। समझे? यही इसका रीजन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिस इज द रीजन स्टारलाइट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्शन ड्यू टू different air densities causing star apparent position to shift.
एंड इट्स ब्राइटनेस टू फ्लक्चुएट लीडिंग टू अ ट्विंकलिंग इफेक्ट। कितना शानदार आंसर लिखा है ना। सारी चीजें मैंने तो स्टेप वाइज बताई तुम्हें, लेकिन कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन। तो यहां पर हमारी ये सीरीज होती है समाप्त, और इसी के साथ 2025 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के वन शॉट भी समाप्त, और PYQ सीरीज जो हम चला रहे थे वो भी समाप्त। सभी चैप्टर्स, मतलब साइंस की बात करो, साइंस में जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के वन शॉट बेटा तैयार हैं, गए हुए हैं ऑलरेडी। आप सब उसको देखो, जो डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखो। ये जो PYQ सीरीज है इसके भी सारे चैप्टर्स जा चुके हैं, और उसको देखो, पढ़ो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप जितना मैंने बताया सिर्फ इतना अच्छे से करके जा रहे हो और प्रैक्टिस करते जा रहे हो, आपका हाथ साइंस में कोई नहीं पकड़ पाएगा, समझे। और बहुत बहुत मुझे पता है तुम लोग मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमेशा याद रखो, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं ना, यही तो काम है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ, मेरे हाथ में क्या है कि मैं कंटेंट अच्छा तैयार करूँ, उसको प्रेजेंट करूँ, वीडियो बनाऊँ। मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है ना। तुम लोगों का प्यार मिलता है या नहीं मिलता वो वक्त बताएगा। ऐसे तुम्हारे हाथ में भी सिर्फ मेहनत करना है। आप सिर्फ मेहनत करने पे ध्यान दो। नंबर किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ, इट डजंट मैटर। अभी एक वीडियो मेरी बहुत वायरल जा रही है ना, जो सीबीएसई बोर्ड्स प्रैक्टिकल पे बनाई है, उस वीडियो पे देखो। उस वीडियो में जैसे मैंने बिल्कुल सफाई के साथ सच्चाई रखी है, ऐसे मैं आज तुम्हें भी बता रहा हूँ। इट डजंट मैटर, तुम्हारे 10वीं के नंबर तुम्हारे चाचा ताऊ मामा के अलावा कोई नहीं पूछने वाला, तो टेंशन नहीं लेनी। इट इज जस्ट अ टेस्ट। तुमने साल भर पढ़ा है, सीबीएसई सोच रहा है तुम्हारा टेस्ट लेके देखें, अब बस तुम्हें टेस्ट दे के जाना है। अब तुम बढ़िया से यार टेस्ट दो, रिजल्ट जो भी होगा देखे जाएगी, बट गिव योर 100%, गिव योर ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, सारी चीजें डाल दो इसमें। मेहनत में कभी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लेते हैं, अरे सर ने कह दिया कोई देखता नहीं, करने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं है। तुम अपना मेहनत पूरा करो, रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट वो है ना, वो सब देख रहा है, तो रिजल्ट देखा जाएगा। आप सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दो और रिलैक्स करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नई वीडियोस और आती रहेंगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बाय और रिलैक्स, बाय।